So, hello students. So, in continuation to chapter number 3, today we are going to discuss this topic, types of operating system. आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर्स कितने टाइप के होते हैं. तो सॉफ्टवेयर्स में दो कैटेगरीज के बारे में हमने बात की थी जनरली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सेकंड टाइप इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फंक्शंस हैं. बेसिक फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है सिस्टम के अंदर. तो अब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. और कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं यहाँ पर, जैसे एंड्रॉयड, सिम्बियन, टाइजन और मैक ओएस है. तो उस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की. ठीक है, जो मोस्टली यूजर्स हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, वो जनरली विंडोज़ के ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं. तो यहाँ पर पहला है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है. हर एक वर्जन में विंडोज़ के एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि यहाँ पर हमें आइकॉन्स डेस्कटॉप स्क्रीन पर विजिबल होते हैं और हम डायरेक्टली वहाँ माउस की हेल्प से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले यहाँ पर हुआ करता था जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें किसी तरह का कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था. मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने के लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ती थी और वो कमांड्स हमें लर्न करनी पड़ती थी. उसकी हेल्प से ही हम वर्क कर पाते थे, जिसमें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था. तो ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क था. इस तरह से वर्क करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता था और जनरली लोग इस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते थे वर्क करने में, क्योंकि कमांड्स को लर्न करना, उनको टाइप करके यूज़ करना. फॉर एग्जांपल, हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड होती है जो टाइप करनी पड़ती है हमें कमांड प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद ही हमारा टास्क परफॉर्म होता था. लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं. हमें ये सब कुछ करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल है. और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यही है कि कोई कमांड हमें लर्न नहीं करनी और सीधे सीधे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है केवल क्लिक भर करने से ही. ठीक है, तो हमारे सामने है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डेस्कटॉप होता है, जिससे कि यूजर फाइल्स को देख सकता है, फोल्डर्स को देख सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है. तो विंडोज़ में किसी तरह की कोई भी कमांड को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, और हम देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं फाइल्स का, स्क्रीन पर उनका ऑर्डर देख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है. विंडोज़ ने सिस्टम को यूज़ करना काफ़ी इजी बना दिया है. ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के बीच में. तो विंडोज़ 8 ने 2012 में स्टार्ट स्क्रीन में एक फीचर दिया था जिसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो टाइल्स या ग्रिड की फॉर्म में होते थे. ठीक है, टाइल्स या ग्रिड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि यूज़र आसानी से उनको यूज़ कर सके
और सिंक्रोनाइजेशन का फीचर भी विंडोज 8 में अवेलेबल था। उसके बाद 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को रिलीज किया और विंडोज 10 में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। विंडोज 10 के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें एक कॉर्टाना का फीचर अवेलेबल है। कॉर्टाना क्या है, जिस तरह से एप्पल का सीरी होता है, मतलब ये एक असिस्टेंट होता है, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होता है कॉर्टाना, जिससे हम अपने टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, बोलकर या लिखकर, टाइप कर कर हम अपना वर्क कंप्लीट करा सकते हैं। जिस तरह से गूगल का असिस्टेंट होता है, एप्पल का अलेक्सा होता है और एप्पल का अमेजोन का अलेक्सा होता है और एप्पल का सीरी है, सेम इसी तरह से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना होता है, जिससे हम अपना वर्क कंप्लीट करा सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ 10 है उसमें एक नया यहाँ पर ब्राउज़र आया है, जिसने पुराने वाले ब्राउज़र को, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको यहाँ पर इसने रिप्लेस कर दिया है। और माइक्रोसॉफ्ट के एज में, इस एक्सप्लोरर में वाले वेब ब्राउज़र में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रीडिंग का मोड अवेलेबल होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर किसी तरह का टेक्स्ट है, उसको हमें रीड करना है, बाकी फालतू की चीज़ें नेट से हमें नहीं रीड करनी है, तो ये सबको हटा देता है, लिंक्स वगैरह को, और केवल हमें टेक्स्ट ही विजिबल कराता है, जिससे कि रीडिंग ईजी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पर, तो जैसा भी आपको बताया कि विंडोज़ 10 जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरफ से, और उसको रिलीज किया गया था जुलाई 29, 2015 में। ठीक है, GNU लाइनक्स की बात करते हैं। इसके बाद GNU लाइनक्स क्या है? GNU लाइनक्स एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी जो वर्किंग है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है, मतलब जो भी वर्क हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, सेम उसी तरह के वर्क हम यहाँ पर GNU लाइनक्स में कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल फीचर्स होते हैं जो इसको काफ़ी यूजफुल और फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है कि यहाँ पर इसका जो कोड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, इसके फीचर्स और फंक्शनैलिटी जिससे एनहेंस हो सकती है यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई इसको रीडिजाइन भी कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसके अलग अलग वर्जन्स भी बना सकता है। इसमें किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है इसे यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इसका जो दूसरा अनदर सिग्निफिकेंट फीचर होता है लाइनक्स का, वो ये है कि ये काफ़ी रिलायबल है। ठीक है, काफ़ी रिलायबल होता है, और इसमें किस तरह की कोई एरर अगर आ भी जाती है तो कोई भी इसे आसानी से जो उसकी कम्युनिटी है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है, उससे कॉन्टैक्ट करके को रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जितने भी कंप्यूटिंग सेंटर्स हैं उनकी एक बैकबोन है, पूरी दुनिया के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। तो ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डॉस की। तो डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डॉस, और ये इनबिल्ट होता है मोस्टली विंडोज़ के अंदर, और इसके अंदर जो वर्क होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI बेस्ड वर्क होता है इसके अंदर। मतलब जो भी कुछ हमें करना है, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो भी कुछ हमें करना है वर्क, वो कमांड की हेल्प से होता है, कमांड या इंस्ट्रक्शन की हेल्प से इसमें वर्क होता है। ठीक है, तो कमांड को हमें टाइप करना होता है और उसके बाद
वो टाइप कहाँ पे किया जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो जो टास्क है हमारा कंप्लीट होता है जब हम इसको टाइप करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, जब भी आप CMD टाइप करेंगे अपने सिस्टम में सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है और उसी को हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, जहाँ पर हमें अपनी कमांड को टाइप करना होता है, तभी हमारा वर्क कंप्लीट होता है। तो डॉस एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको IBM ने कंपैटिबल कंप्यूटर्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड लाइन इंटरफेस पर वर्क करता है। और यहाँ पर हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता है। तो इसके सबसे पहले इसको जो यूज किया गया था वो IBM के द्वारा यूज किया गया था, कंपैटिबल कंप्यूटर्स में इसको यूज किया गया था। और इसके दो वर्जन अवेलेबल हैं, दो वर्जन इसके अवेलेबल हैं। एक है हमारा यहाँ पर PC डॉस जो IBM ने इसको डेवलप किया था, और दूसरा था MS डॉस जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ठीक है। और इस तरह से ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि कोई किसी तरह का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। नाउ वी टॉक अबाउट वर्किंग विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर किस तरह से वर्क किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये विंडोज 8 का एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम का। और विंडोज 8 की ग्रिड, इस तरह की एप्लीकेशन की ग्रिड दिखाई पड़ती है यहाँ पर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, पावर ऑन का बटन प्रेस करते हैं, तो बूटअप के बाद हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आती है जहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, और ये एप्लीकेशंस के लिए एरिया है यहाँ पर, और ये आइकन्स अवेलेबल होते हैं यहाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये फ्री स्पेस अवेलेबल है। और उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर क्लॉक एप्लेट होता है जहाँ पर टाइम वगैरह और डेट आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पर है ये अवेलेबल। और नीचे की तरफ टास्क बार होता है, और ये क्विक लॉन्च टूल बार है, जो भी अगर जल्दी से हमें कोई एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम इसको पिन कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को। तो ये विंडोज 8 का एक डेस्कटॉप है जिसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट ये है हमारा लाइनक्स बॉस। तो लाइनक्स बॉस का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन होती है। आप CD DVD से इसको विदाउट इंस्टॉलिंग ऑन हार्ड डिस्क आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और लाइव मोड में इसको यूज किया जा सकता है इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिर हम बात करते हैं आगे यूजिंग कंप्यूटर्स। तो मतलब कंप्यूटर्स को किस तरह से यूज किया जाता है। कंप्यूटर यूज करने का मतलब है कि सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर पावर ऑन कैसे करते हैं सिस्टम को। पावर ऑन का मतलब क्या है, जब भी हम पावर का बटन प्रेस करते हैं सिस्टम में तो हमारे सामने डायरेक्टली स्क्रीन नहीं आती है, जो भी हमारे सामने डेस्कटॉप है वो तुरंत नहीं आता है। उसके लिए एक पूरा थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट करता है सिस्टम, जिसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पोस्ट टेस्ट और बूट। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है सिस्टम के अंदर, उसके बाद ही हमारे सामने डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है जैसे ही हम पावर ऑन प्रेस करते हैं या इसको रीस्टार्ट करते हैं, तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसमें कुछ हार्डवेयर जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं
वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक किया जाता है। बूट प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले का वर्क ये होता है। मीन्स हमारे सिस्टम के साथ हार्डवेयर जो है, फॉर एग्जांपल इसकी मेमोरी रैम प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी हार्ड ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, और ये हार्डवेयर जो भी है वो फुल्ली फंक्शनिंग है या नहीं है। तो इसको हम पावर, ये सारे हार्डवेयर को टेस्ट करता है, इसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। अगर ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है, मीन्स सबसे पहले तो ये है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिलाई नहीं करता, इसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो बायोस इनको हैंडल करता है। पोस्ट टेस्ट जो होता है इनको बायोस हैंडल करता है, और कंप्यूटर कंटिन्यू करता है बूट को। अगर ये पोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो पोस्ट के बाद ही बूटिंग स्टार्ट होती है। अगर पोस्ट सक्सेसफुल नहीं है तो मीन्स हार्डवेयर का कोई भी पार्ट इस तरह का प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सिस्टम एक बीप जनरेट करता है, ठीक है, बीप जनरेट करता है, और उसके बाद ये पोस्ट आगे बूटिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पोस्ट टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। बूटिंग प्रोसेस क्या है कि बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है। तो बायोस चेक करता है, हार्ड ड्राइव को ढूंढता है कि कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। बायोस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस सेव रहती हैं, जो कि हार्ड डिस्क का जो फर्स्ट सेक्टर है वहाँ पर, हार्ड ड्राइव के फर्स्ट सेक्टर में ये इंस्टॉल्ड रहती है, ठीक है। तो बूट लोडर चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके बाद हार्ड ड्राइव लोड होना, हार्ड ड्राइव से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज, लाइनक्स एक्सेट्रा जो भी है वो लोड होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग प्रोसेस के अंदर बूटिंग प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि जो एडिशनल कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स भी इसमें लोड होते हैं मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, प्रिंटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी, या ड्राइवर्स हार्डवेयर के, वो भी लोड होते हैं मेमोरी के अंदर, तभी हमारा सिस्टम फुल्ली फंक्शनिंग होता है। अब इसके बाद बात करते हैं शटडाउन। शटडाउन प्रोसेस क्या है? शटडाउन हम जानते हैं कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम की, उनको कंप्लीट कर खत्म करने के बाद में, क्लोज करने के बाद में सिस्टम ऑफ होता है, तो उसको हम कहते हैं शटडाउन। तो शटडाउन रिकमेंडेड होता है हर एक जितने भी हमारे प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के बाद में सिस्टम को शट डाउन करना रिकमेंडेड होता है, जिससे कि किसी तरह का डेटा लॉस ना हो, करप्शन किसी तरह का सिस्टम के अंदर ना हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट क्या होता है? रीस्टार्ट है मतलब हमने हमारा अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद दोबारा से सिस्टम को हम ऑन करते हैं। लॉग ऑफ एक बार शट डाउन होगा, उसके बाद दोबारा से रिस्टार्ट होना, इसको कहते हैं रीस्टार्ट, ठीक है। तो कभी कभी ये जरूरी होता है, कभी कभी सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट भी हो सकता है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम है अगर, लेकिन कभी कभी ये जरूरी होता है, रीस्टार्ट करना कंपलसरी होता है। तो कब कब हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है? फॉर एग्जांपल हमने कोई नया हार्डवेयर अपग्रेड किया है, या हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, तो उस टाइम हमें इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। ड्राइवर्स अपडेट किए हैं हमने सिस्टम में, किसी तरह की मान ली सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, लैग कर रहा है, स्लो चलना शुरू हो गया है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गई है किसी तरह की, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और किस तरह का, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं वाईफाई, और हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कनेक्शन ने छोड़ दिया है, तो रिस्टार्ट करके कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स
रिमूव हो जाती हैं। तो ये हमने जाना सिस्टम का स्टार्ट पोस्ट टेस्ट क्या होता है। और उसके बाद लॉग ऑफ होता है। लॉग ऑफ का मतलब है कि एक यूजर ने काम करना बंद कर दिया है, सिस्टम प्रॉपर्ली शटडाउन नहीं हुआ है, उसका अकाउंट लॉग क्लोज हो गया है और दूसरा सिस्टम यहाँ पर लॉगिन करके अपना वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर रीबूट नहीं होता है, ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है और तुरंत ही इसमें वर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर, किस तरह से न्यू फोल्डर क्रिएट किया जाता है।